नमस्कार दोस्तों, परीक्षा द सक्सेस ऐप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और इस वीडियो में लेकर आया हूँ 11 दिसंबर के करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है, हम रोज़ाना करंट अफेयर्स कवर करते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। उसी क्रम में हम 11 दिसंबर के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें से 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, जो 2020 की विषय वस्तु क्या है। मतलब ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो है ये मनाया जाता है। तो अभी जो 2020 में मनाया गया है एंटी करप्शन, जो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, उसकी थीम क्या थी, थीम या विषय वस्तु क्या थी। तो ये आपको बताना है कि जो एंटी करप्शन डे की जो विषय वस्तु है वो क्या है। योर नो काउंट्स, टू रिकवर विथ इंटीग्रिटी, यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन, करप्शन एंड इम्पेडिमेंट टू द एसटीजी। तो ये आपको बताना है कि इसमें साल जो इसकी थीम थी वो क्या थी। योर नो कमेंट्स, टू रिकवर विथ इंटीग्रिटी, यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन, करप्शन एंड इम्पेडिमेंट टू द एसटीजी। तो ये आपको बता देना है कि इनमें से आपका कौन सा जो है विषय वस्तु अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2020 के लिए था। तो इसका सही उत्तर है यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन। यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस हर वर्ष जो है 9 दिसंबर को मनाया जाता है और ये दिन भ्रष्टाचार के बुरे प्रभावों पर केंद्रित है, जो सबसे कुख्यात सामाजिक राजनीतिक घटनाओं में से एक है और जो सभी देशों को प्रभावित करता है। तो भारत में जो है आपका भ्रष्टाचार जो है वो ऊपर से नीचे के क्रम में है। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के कारण कई चीज़ें हमारी बहुत धीमे हैं और देश की प्रगति में ये बाधा होता है। तो इसलिए हर देश जो है इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध करने के लिए दिवस मनाता है 9 दिसंबर को। और ये दिवस सामाजिक आर्थिक मुद्दों के बारे में और इसके खिलाफ लड़ने के तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। और वर्ष 2020 की जो विषय वस्तु थी वो थी यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन, मतलब सब मिलकर जो है आपका भ्रष्टाचार से लड़ें। फिर अगला प्रश्न है कि चीन के परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण ने दिसंबर 2020 में पहली बार निम्नलिखित में से किस रिएक्टर के साथ अपने कृत्रिम सूर्य को सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया है। ये आपको अगर सुनने में आया हो तो अभी हाल ही में चीन ने अपना खुद का एक सूर्य बना लिया है। मतलब उनका ही जो है सूर्य होगा, कृत्रिम सूर्य, और वो सूर्य जो है हमारे जो वास्तविक सूर्य है उससे 10 गुना ज़्यादा जो है ऊष्मा प्रदान करेगा, मतलब उतनी ज़्यादा हीट देगा। तो उनने खुद का जो है सन बना लिया है, सूर्य बना लिया है। तो वो जो परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण जो है उसने बनाया है। तो इनमें से किस रिएक्टर के साथ अपने कृत्रिम सूर्य को सफलतापूर्वक सक्रिय किया है। HL-2M, टोकोमैक, CPR-1000, EPR या STRPM। तो इसका सही उत्तर है HL-2M टोकोमैक नाम का ये रिएक्टर था, जिसके साथ इन्होंने कृत्रिम सूर्य का सफलतापूर्वक जो है एक सक्रिय जो है इसको कर दिया गया है। और इसके बारे में बात करें तो चीन ने परमाणु संलयन रिएक्टर अपने कृत्रिम सूर्य को सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया है, जो आने वाले वर्षों के लिए इसकी ऊर्जा महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकता है। चीन के परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण ने 4 दिसंबर 2020 को पहली बार HL-2M टोकोमैक रिएक्टर को चालू किया। रिएक्टर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को गर्म प्लाज्मा के एक लूप में लागू करके विद्युत उत्पन्न करता है, जो 150 मिलियन सेल्सियस से अधिक के तापमान तक पहुंच सकता है। तो इतना ही तापमान जो है अगर हम बात करें तो लगभग 15 मिलियन सेल्सियस तक पहुंच जाता है सूर्य में, तो ये 150 मिलियन तक पहुंच जाएगा जो कृत्रिम सूर्य इन्होंने बनाया है। बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर कि अर्जेंटीना द्वारा पारित नए कर के अनुसार कितने मिलियन पैसों से अधिक संपत्ति वाले लोगों को चिकित्सा आपूर्ति और राहत उपायों के लिए चल रहे कोरोना वायरस महामारी के संदर्भ में भुगतान करना होगा। तो ये जो है अर्जेंटीना में हाल ही में ये नया कर जो टैक्स जोड़ा गया है, तो ये आपको बताना है कि द्वारा जो पारित किए गए नए कर के अनुसार कितने मिलियन पैसों के अधिक संपत्ति वाले लोगों को चिकित्सा आपूर्ति और राहत उपायों के लिए चल रहे कोरोना वायरस महामारी के संदर्भ में भुगतान करना होगा। तो इसमें 100 मिलियन के जितने पैसे हैं उनके पास, या 150 मिलियन, 200 मिलियन या 250 मिलियन, उससे ऊपर जो है उनको जो है भुगतान करना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर है 200 मिलियन से अधिक संपत्ति वाले जो लोग हैं उनको कोरोना वायरस अगर होता है तो सरकार उनका खर्चा नहीं उठाएगी, उनको खुद जो है उसका खर्चा उठाना पड़ेगा। बढ़ते हैं इसी में तो अर्जेंटीना में चल रहे कोरोना वायरस महामारी के संदर्भ में चिकित्सा आपूर्ति और राहत उपायों के भुगतान करने के लिए देश के सबसे धनी लोगों पर पारित हुए एक नया कर पेश किया गया है। इसे मिलीनियर्स टैक्स कहा जाता है। नए कर के अनुसार जिन लोगों की संपत्ति 200 मिलियन पैसों या लगभग 18 करोड़ रुपए से अधिक है,
लगभग 12,000 की संख्या में ऐसे लोग हैं वहां पे, उन्हें उक्त कर के लिए भुगतान करना होगा। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न के लिए कि यूरोपीय संघ ने हेक्सा एक्स नामक एक वायरलेस परियोजना को वित्त पोषित किया है, जो मोबाइल प्रौद्योगिकी की अगली पीढ़ी 6G पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अभी देखा जाए तो भारत में 5G भी पूरी तरीके से नहीं आया है, लेकिन जो यूरोपीय संघ है, यूरोपियन यूनियन है, वो 6G पर काम कर रहा है। तो अगली पीढ़ी को 6G पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इस पर कार्य कर रही है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी कंपनी ने 6G के लिए जो है वर्क किया है। नोकिया, एरिक्सन, एटॉस या सभी 1 2 3? तो इसका सही उत्तर जो है सभी 1 2 3, नोकिया, एरिक्सन और एटॉस, ये सभी मिलकर जो है 6G पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी में बात करें तो यूरोपीय संघ ने हेक्सा एक्स नामक एक रिसर्च प्रोजेक्ट को वित्त पोषित किया है, और जो मोबाइल प्रौद्योगिकी की अगली पीढ़ी 6G पर केंद्रित है। नोकिया इस पर काम करने वाली कंपनी और विश्वविद्यालयों के एक समूह को नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। इसका उद्देश्य अद्वितीय 6G उपयोग मामलों और परिदृश्य के साथ साथ मौलिक 6G प्रौद्योगिकी का विकास करना है। नोकिया के अलावा इस परियोजना में एरिक्सन, एटॉस, इंटेल आदि शामिल हैं, तो ये याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर कि TCS जो है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, को किस देश में लगातार 6वें वर्ष सुपर ब्रांड के रूप में चुना गया है? तो ये टाटा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है आज की डेट में, तो किस देश ने लगातार 6वें वर्ष भी इसको सुपर ब्रांड के रूप में चुना है? यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, अमेरिका या जापान? तो इसका सही जो उत्तर है वो है यूनाइटेड किंगडम ने इसको चुना है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को लगातार 6वें वर्ष यूनाइटेड किंगडम ने एक सुपर ब्रांड के रूप में चुना है। प्रतिष्ठित वार्षिक सर्वेक्षण ने यूके को अपनी उत्कृष्ट ब्रांड प्रतिष्ठा, उल्लेखनीय व्यवसाय प्रदर्शन आदि के आधार पर सबसे मजबूत ब्रांडों में से एक माना है। TCS में महिलाएं कर्मचारियों की संख्या लगभग 28% है, जो ब्रिटेन के IT क्षेत्र में 17% औसत से अधिक है, इसलिए भी इसको सुपर ब्रांड माना जाता है। बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर कि बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालक, ने अपनी CSR पहल के तहत शहर पुलिस को कितने अनुकूलित पोर्टेबल केबिन दान किए हैं? जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपने देखा होगा कई तरह के केबिन होते हैं जिसमें वहाँ की जो स्थानीय पुलिस होती है वो रहती है। तो बेंगलुरु इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसी का नाम भी याद रखेंगे, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। कि संचालक जो है उन्होंने CSR पहल के तहत जो है शहर पुलिस को कितने अनुकूलित जो पोर्टेबल केबिन दान किए हैं? 3, 5, 7 या 9? तो इसका सही उत्तर है 7 केबिन उनको दान किए हैं। तो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालक बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अपनी CSR पहल के तहत शहर की पुलिस को 7 अनुकूलित पोर्टेबल केबिन दान किए हैं। पूर्व BCP आयुक्त भास्कर राव के समर्थन में इस अनूठी पहल की अवधारणा की गई है। प्रत्येक केबिन में एक बैठक क्षेत्र, 4 बंकर बेड और एक वॉशरूम से सुसज्जित होंगे। इस तरह की व्यवस्था वहां के आम पुलिस वालों को मिलेगी। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। दिसंबर 2020 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, जो सेंट्रल जू अथॉरिटी होती है, ने बिहार और उत्तर प्रदेश में कितने नए चिड़ियाघर को मान्यता दी है? 2, 3, 4 या 5? तो बिहार में ये जो है हाल ही में इतने चिड़ियाघर जोड़ दिए जाएंगे, और उत्तर प्रदेश में तो दिसंबर केंद्रीय जो चिड़ियाघर प्राधिकरण है उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश में कितने नए चिड़ियाघर की मान्यता दी है? तो इसका सही उत्तर है 2 चिड़ियाघर को दी है। तो 2 नए चिड़ियाघर नालंदा बिहार में, राजगीर चिड़ियाघर सफारी, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाक अल्लाह खान प्राणी उद्यान को मान्यता प्रदान की गई है। 7 दिसंबर 2020 को उन्हें केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं आम सभा में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु जो परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में मान्यता प्रदान की गई है। तो ये 2 नए चिड़ियाघर जो हैं नालंदा बिहार में, और जो आपका दूसरा राजगीर चिड़ियाघर सफारी, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाक अल्लाह खान प्राणी उद्यान को मान्यता प्रदान कर दी गई है। बढ़ते हैं आज के 8वें प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से देखिए कि नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई कितने मीटर घोषित की है? तो ये चारों ऑप्शन आप ढंग से देखिए, और इसमें से आपको जो लग रहा है आप जल्दी से इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो पहला ऑप्शन है इसका 8,848.42 मीटर। दूसरा है 8,848.86 मीटर। तीसरा है 8,849.18 मीटर, या 8,849.60। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, बी ऑप्शन इसका सही है। 8,848 पहले था, और इसमें थोड़ी सी ऊंचाई बढ़ गई है, और 0.86 से जो है इसकी ऊंचाई हो गई है, और
नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से इसको विश्व की सबसे ऊंची चोटी की जो संशोधित ऊंचाई है वो इतने मीटर में घोषित करी है। तो नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर घोषित की है। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 1954 में किए गए माप के अनुसार माउंट की ऊंचाई जो एवरेस्ट में थी वो 8,848 थी, अब बढ़कर 0.86 ज्यादा हो गई है। नई ऊंचाई पिछले माप से 86 सेंटीमीटर अधिक है। बढ़ते हैं 90 प्रश्न की ओर कि दिसंबर 2020 में किसने सेवानिवृत्त जनरल लॉयड ऑस्टिन को अपना रक्षा सचिव चुना है। तो ये 2020 में जो है सेवानिवृत्त रिटायर्ड जो जनरल लॉयल ऑस्टिन थे उनको अपना रक्षा सचिव जो है सुना है, डिफेंस जो सेक्रेटरी होता है वो बनाया है। तो किसने बनाया है? बर्नी सैंडर्स, माइक पेंस, जो बिडेन या जॉन मैकेन? ये आपको बताना है। तो इसका सही जो उत्तर है वो है जो बिडेन ने। तो इसमें बात करें तो अमेरिकी निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपने रक्षा सचिव के रूप में सेवानिवृत्त जनरल लॉयड ऑस्टिन को चुना है। मंजूरी मिलने पर 2016 में सेवानिवृत्त हो चुके ऑस्टिन पेंटागन का नेतृत्व करने वाले पहले अमेरिकी ऑफ अमेरिका बन जाएंगे। और जनरल ऑस्टिन ने 2013 और 2016 के बीच ओबामा प्रशासन के तहत कार्य किया, जिसने अमेरिकी मध्य कमान को नेतृत्व किया था, जिसके जिम्मेदारी क्षेत्र में मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया का हिस्सा शामिल है। इसके बाद बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर कि CSIR NIO गोवा में प्रमुख वैज्ञानिक और प्रमुख विश्लेषणात्मक सेवा प्रभाव के प्रमुख डॉक्टर समीर दामरे को किसके द्वारा 2020 के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो किसने जो है डॉक्टर समीर दामरे को जो वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार है वो देने के लिए अनुशंसा की है? वैज्ञानिक और अभिनव अनुसंधान अकादमी, एम्स नई दिल्ली, विज्ञान संस्थान निरमा विश्वविद्यालय या माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी भारत? तो इसका सही उत्तर है माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी भारत। और जो अगर हम बात करें तो CSIR NIO गोवा में प्रमुख वैज्ञानिक और प्रमुख विश्लेषणात्मक सेवा प्रभाग के प्रमुख डॉक्टर समीर दामरे को माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी इंडिया द्वारा 2020 के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। और ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले माइक्रोबायोलॉजिस्टों को प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। उन्हें ये पुरस्कार माइक्रोबायोलॉजी, एक्स्ट्रोफाइल्स और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनके शोध के लिए मिला है। तो ये भी जानकारी आप याद रखेंगे। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।